लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब तो मौसम में फर्क पड़ गया। ठंडी ठंडी हवा जो कलेजे को दहला देती थी और बदन में कंपकपी पैदा करती थी, अब भली मालूम पड़ती है। वो धूप भी जिसे देख चित्त प्रसन्न होता था और जो बदन में लगकर रग रग से सर्दी निकाल देती थी, अब बुरी मालूम होती है। यद्यपि अभी आसमान पर बादल के टुकड़े दिखाई नहीं देते, तथापि संध्या के समय मैदान, बाग और तराई की ठंडी ठंडी और शीतल तथा मंद मंद वायु सेवन करने को जी चाहता है। वहां से हिलते हुए पेड़ों की कोमल कोमल पत्तियों की बहार आंखों की राह घुसकर अंदर से दिल को अपनी तरफ खींच लेती है तथा टकटकी बंधी हुई आंखों को दूसरी तरफ देखने का यकायक मौका नहीं मिलता। यद्यपि सूर्य अस्त हुआ ही चाहता है और आसमान पर उड़ने वाले परिंदों के उतार और जमीन की तरफ झुके हुए एक ही तरफ उड़े जाने से मालूम होता है कि बात की बात में चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, तथापि हम अपने पाठकों को किसी पहाड़ की तराई में ले चलकर एक अनूठा रहस्य दिखाया चाहते हैं। तीन तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में कोसों तक का मैदान रमणीक तो है, परंतु रात की अवाई और सन्नाटे ने उसे भयानक बना दिया है। सूर्य अस्त होने में अभी विलंब है, परंतु ऊंचे ऊंचे पहाड़ सूर्य की आखिरी लालिमा को इस मैदान में पहुंचने नहीं देते। चारों तरफ सन्नाटा है। जहां तक निगाह काम करती है, इस मैदान में आदमी की सूरत दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, पश्चिम तरफ वाले पहाड़ के नीचे एक छोटा चमड़े का खेमा दिखाई पड़ता है। इस समय हमें इसी खेमे से मतलब है और इसी के दरवाजे पर पहुंचकर अपना काम निकाला चाहते हैं। इस खेमे के दरवाजे पर केवल एक आदमी कमर में खंजर लगाए टहल रहा है। यद्यपि इसकी जवानी ने इसका साथ छोड़ दिया है और फिक्र ने इसे दुर्बल कर दिया है, मगर फुर्ती, मजबूती और दिलेरी ने अभी तक इसके साथ दुश्मनी नहीं की और वे इस गई गुजरी हालत में भी इसका साथ दिए जाती हैं। इस आदमी की सूरत शक्ल के बारे में हमें कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पाठक इसे पहचानते हैं और जानते हैं कि इसका नाम भूतनाथ है। भूतनाथ को खेमे के दरवाजे पर टहलते हुए देर हो गई। वो ना मालूम किस सोच में डूबा हुआ था कि सिर नीचा किए हुए सिवाय टहलने के इधर उधर देखने की उसे बिल्कुल फुर्सत न थी। हाँ, कभी कभी वो सिर उठाता और एक लंबी सांस लेकर केवल उत्तर की तरफ देखता और सिर नीचा कर फिर उसी तरह टहलने लगता। अब सूर्य ने अपना मुंह अच्छी तरह जमीन के पर्दे पर छिपा लिया और भूतनाथ ने कुछ बेचैन होकर उत्तर की तरफ देख धीरे से कहा, अब तो बहुत ही विलंब हो गया। क्या बेमौके जान आफत में फंसी है? यकायक तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ एक सवार उत्तर की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ और पास आने से मालूम हो गया कि वो औरत है, मगर सिपाहियाना ठाठ में ढाल तलवार के सिवाय उसके पास कोई हरबा न था। इस औरत की उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। सूरत शक्ल से मालूम होता था कि किसी समय में ये बहुत ही हसीन और दिल लुभाने वाली रही होगी। बात की बात में ये औरत खेमे के पास आ पहुंची और घोड़े से उतरकर उसकी लगाम खेमे की एक डोरी से अटका देने के बाद भूतनाथ के पास आकर बोली, शाबाश भूतनाथ, बेशक तुम वादे के सच्चे हो। भूतनाथ, मगर अभी तक मेरी समझ में ये ना आया कि तुम मुझसे दुश्मनी रखती हो या दोस्ती। औरत हंसकर, अगर तुम ऐसे ही समझदार होते तो जीते जागते और निरोग रहने पर भी मुर्दों में क्यों गिने जाते? भूतनाथ कुछ सोचकर, खैर जो हुआ सो हुआ, अब मुझसे क्या चाहती हो? औरत, तुमसे एक काम कराया चाहती हूं। भूतनाथ, वो कौन काम है जिसे तुम स्वयं नहीं कर सकती? औरत, केवल यही एक काम। भूतनाथ आश्चर्य की रीत से गर्दन हिलाकर, खैर कहो तो सही, करने लायक होगा तो करूंगा। औरत, मैं खूब जानती हूं कि तुम उस काम को सहज ही में कर सकते हो। भूतनाथ, तब कहने में देर क्यों करती हो? औरत, अच्छा सुनो, ये तो जानते ही हो कि कमलिनी को ईश्वर ने अद्भुत बल दे रखा है। भूतनाथ, हाँ बेशक, उसमें कोई देवी शक्ति है, वो जो कुछ चाहे सो कर सकती है।
जो कोई उसे जानता है वही कहेगा कि कमलिनी को कोई जीत नहीं सकता। औरत: हाँ ठीक है, परंतु मैं खूब जानती हूं कि तुम कमलिनी से ज्यादा ताकत रखते हो। भूतनाथ चौंक और कांप कर: इसका क्या मतलब? औरत: मतलब यही कि तुम अगर चाहो तो उसे मार सकते हो। भूतनाथ: मगर मैं ऐसा क्यों करने लगा? औरत: केवल मेरी आज्ञा से। इतना सुनते ही भूतनाथ के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसका कलेजा कांपने लगा और सिर कमजोर होकर चक्कर खाने लगा। यहां तक कि वो अपने को संभाल न सका और जमीन पर बैठ गया। मालूम होता था कि उस औरत की आखिरी बात ने उसका खून निचोड़ लिया है। ना मालूम क्या सबब था कि निडर होकर भी एक साधारण और अकेली औरत की बातों का जवाब नहीं दे सकता, और उसकी सूरत से मजबूरी और लाचारी झलक रही है। भूतनाथ की ऐसी अवस्था देखकर उस औरत को किसी तरह का रंज नहीं हुआ, बल्कि वो मुस्कुराई और उसी जगह घास पर बैठकर न मालूम क्या सोचने लगी। थोड़ी देर बाद जब भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ तो उसने उस औरत की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, क्या सचमुच मुझे ऐसा हुक्म लगाया जाता है? औरत: हाँ, कमलिनी का सिर लेकर मेरे पास हाजिर करना पड़ेगा, और ये काम सिवाय तेरे और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुझ पर विश्वास रखती है। भूतनाथ कुछ सोचकर: नहीं नहीं, मेरे किए ये काम ना होगा। जो कुछ कर चुका हूं उसी के प्रायश्चित से आज तक छुट्टी नहीं मिलती। औरत: क्या तू मेरा हुक्म टाल सकता है? क्या तुझमें इतनी ताकत है? ये सुन भूतनाथ बहुत बेचैन हुआ। वो उठ खड़ा हुआ और सिर नीचा किए इधर उधर टहलने और नीची लिखी बातें धीरे धीरे बोलने लगा। आह, मुझसा बदनसीब भी दुनिया में कोई न होगा। मुद्दत तक मुर्दों में अपनी गिनती कराई। अब ऐसा संयोग हो गया कि अपने को जीता जागता साबित करूं, मगर अफसोस, करी कराई मेहनत मिट्टी हुआ चाहती है। हाय, उस आदमी के साथ जिसमें नेकी कूट कूट कर भरी है, मैं बदी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हूं। क्या उसके साथ बदी करने वाला कभी सुख भोग सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। फिर मैं ऐसा क्यों करूं? मगर मेरी जान क्यों कर बच सकती है? इसका हुक्म न मानना मेरी कुदरत के बाहर है। हाय, एक दफे की भूल जन्म भर के लिए दुखदाई हो जाती है। शेर सिंह सच कहता था। इन्हीं बातों को सोचकर उसने मेरा नाम काल रख दिया था, और उसे मेरी सूरत से घृणा हो गई थी। कुछ देर तक चुप रहकर, उफ, मैं भी व्यर्थ के विचार में पड़ा हूं। आखिर जान तो जाएगी ही। इसका हुक्म मानूंगा तो भी मारा जाऊंगा, और यदि ना मानूंगा तो भी मौत की तकलीफ उठाऊंगा, और तमाम दुनिया में मेरी बुराई फैलेगी। चौंक कर, राम राम, मुझे क्या हो गया जो? भूतनाथ उस औरत की तरफ देख के: अच्छा, मैं कमलिनी को मारने के लिए तैयार हूं, मगर इसके बदले में मुझे इनाम क्या मिलेगा? औरत हंसकर: तू इस लायक नहीं है कि तुझे इनाम दिया जाए। भूतनाथ: क्या मैं इस दर्जे को पहुंच गया? औरत: बेशक। भूतनाथ: नहीं, कभी नहीं। जा, मैं तेरा हुक्म नहीं मानता। देखूं तू मेरा क्या कर लेती है। औरत: भूतनाथ देख, खूब सोच कर कोई बात मुंह से निकाल। ऐसा न हो कि अंत में पछताना पड़े। भूतनाथ: जा जा, जो करते बने कर ले। भूतनाथ की आखिरी बात सुनकर वो औरत क्रोध में आकर कांपने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर कुछ कहना मुश्किल हो रहा था। इस समय चारों तरफ अंधेरा छा चुका था, अर्थात रात बखूबी हो चुकी थी। थोड़ी देर के लिए दोनों आदमी चुप हो गए। यकायक घोड़ों की टापों की आवाज, जो बहुत दूर से आ रही थी, भूतनाथ के कान में पड़ी, और उसके साथ ही इसके वो औरत भी बोल उठी: अच्छा देख, मैं तेरी ढिठाई का कैसा मजा चखाती हूं। भूतनाथ पहले तो कुछ घबराया, मगर उसने तुरंत ही अपने को संभाला और कमर से खंजर निकालकर उस औरत के सामने खड़ा हो गया। वो खंजर वही था जो कमलिनी ने उसको दिया था। कब्जा दबाते ही खंजर में से बिजली की चमक पैदा हुई, जिसके सबब से उस औरत की आंखें बंद हो गईं और वो बावली सी हो गई, तथा उस समय तो उसे तन बदन की सुध भी न रही जब भूतनाथ ने खंजर उसके बदन से छुआ दिया। भूतनाथ ने बड़ी होशियारी से उस बेहोश औरत को उसके घोड़े पर लादा और आप भी उसी पर सवार हो तेजी के साथ मैदान का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर भूतनाथ ने बेहोशी की तेज दवा उसे सुंघाई, जिससे वो औरत बहुत देर के लिए मुर्दे की सी हो गई।
हमको इससे कोई मतलब नहीं कि वे सवार, जिनके घोड़ों के टापों की आवाज भूतनाथ के कान में पड़ी थी, कौन थे और उन्होंने वहां पहुंचकर क्या किया जहां से भूतनाथ उस औरत को ले भागा था। हम केवल भूतनाथ के साथ चलते हैं, जिसमें उस औरत का और भूतनाथ का हाल मालूम हो। यद्यपि रात अंधेरी और रास्ता पथरीला था, तथापि भूतनाथ ने चलने में कसर न की। थोड़ी थोड़ी दूर पर घोड़ा ठोकर खाता था, जिससे भूतनाथ को तकलीफ होती थी और वो बड़ी मुश्किल से उस बेहोश औरत को संभाले लिए जाता था। मगर ये तकलीफ ज्यादा देर के लिए न थी, क्योंकि पहर भर के बाद ही आसमान पर कुदरती महताबी जलने लगी और उसकी रोशनी ने चारों तरफ ठंडक और खूबसूरती के साथ उजाला कर दिया। ऐसी अवस्था में भूतनाथ ने रुकना उचित न समझा और सवेरा होने तक तेजी के साथ बराबर चलता गया। जिस समय आसमान पर सुबह की सफेदी फैल रही थी, घोड़े ने यहां तक हिम्मत हार दी कि 10 कदम भी चलना उसके लिए कठिन हो गया। लाचार भूतनाथ घोड़े के नीचे उतरा और उस औरत को भी उतार लिया। घोड़ा उसी समय जमीन पर गिर पड़ा, मगर भूतनाथ ने उसकी कुछ परवाह न की। कमर से चादर खोल उसने औरत की गठरी बांधी और पीठ पर लाद आगे का रास्ता लिया। पहर भर चलते जाने के बाद भूतनाथ एक ऐसी पहाड़ी के नीचे पहुंचा जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा न थी, मगर खुशनुमा और सायेदार दरख्त पहाड़ी के ऊपर तथा उसकी तराई में बहुत थे। पहाड़ी की चोटी पर सलई का एक ऊंचा पेड़ था और उसके ऊपर लंबी काड़ी में लगा हुआ एक लाल फरहरा दूर से दिखाई दे रहा था। ये निशान कमलनी का लगाया हुआ था। भूतनाथ तारा और नानक से मिलने के लिए कमलनी ने एक ये जगह भी मुकर्रर की थी और निश्चय कर रखा था कि जब इन चारों में किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता पड़े तो वो इसी जगह आवे, और यदि किसी से मुलाकात न हो तो इस झंडे को झुका दे और उन चारों में से जो कोई इस झंडे को झुका हुआ देखे तो तुरंत इस पहाड़ी के नीचे आवे और नियत स्थान पर अपने साथी को ढूंढे। ये फरहरा बहुत दूर से दिखाई देता था और ये पहाड़ी रोहतासगढ़ और गयाजी के बीच में पड़ती थी। उस औरत को पीठ पर लादे हुए भूतनाथ पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। लगभग 200 कदम जाने के बाद रास्ता छोड़कर दाहिनी तरफ घूमा, जिधर छोटे छोटे जंगली पेड़ों की गुंजान झाड़ी दूर तक चली गई थी। उस झाड़ी में आदमी बखूबी छिप सकता था, अर्थात उस झाड़ी के पेड़ यद्यपि छोटे थे, परंतु आदमी की ऊंचाई से उन पेड़ों की ऊंचाई कुछ ज्यादा थी। भूतनाथ दोनों हाथों से पेड़ों को हटाता हुआ कुछ दूर तक चला गया। आखिर उसे एक गुफा मिली, जिसका मुंह जंगली लताओं ने अच्छी तरह ढांक रखा था। भूतनाथ उस गुफा के अंदर चला गया और अपना बोझ अर्थात उस औरत को गुफा के अंदर छोड़ बाहर निकल आया। इसके बाद पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और सलई पेड़ पर चढ़कर लाल झंडे को झुकाने का इरादा किया, परंतु उसी समय सलई के पेड़ पर चढ़ी हुई कमलनी उसे दिखाई पड़ी, जो फरहरा झुकाने का उद्योग कर रही थी। इस समय भी कमलनी उसी राक्षसी के भेष में थी, जैसा कि ऊपर के बयानों में लिखाए है। भूतनाथ ने कमलनी को पहचाना और उसने भी भूतनाथ को देखा। कमलनी पेड़ के नीचे उतर आई और बोली, खूब पहुंचे, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए झंडा झुकाने का उद्योग कर रही थी। भूतनाथ, मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए यहां तक आया हूं। यदि इस समय तुम न मिलती तो मैं इस पेड़ पर चढ़कर फरहरा झुकाता। कमलनी, कहो क्या बात है और कौन सी जरूरत आ पड़ी? भूतनाथ, पहले तुम कहो कि मुझसे मिलने की क्या आवश्यकता थी। कमलनी, नहीं नहीं, पहले तुम्हारा हाल सुन लूंगी तब कुछ कहूंगी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर घबराहट और उदासी हद से ज्यादा पाई जाती है। भूतनाथ, बेशक ऐसा ही है, और मैं तुमसे आखिरी मुलाकात करने आया हूं, क्योंकि अब जीने की उम्मीद नहीं रही और खुली बदनामी बल्कि कलंक मंजूर नहीं। कमलनी, क्यों क्यों, ऐसी क्या आफत आ गई? कुछ कहो तो सही। भूतनाथ, मेरे साथ पहाड़ी के नीचे चलो, मैं एक औरत को बेहोश करके लाद लाया हूं, जो उसी खोह के अंदर है। पहले उसे देख लो तब मेरी सुनो। कमलनी, खैर ऐसा ही सही, चलो। भूतनाथ के साथ ही साथ कमलिनी पहाड़ी के नीचे उतरी और उस खोह के मुहाने पर आकर बैठ गई, जिसके अंदर भूतनाथ ने उस औरत को रखा था। भूतनाथ उस बेहोश औरत को खोह के बाहर निकाल लाया। कमलिनी उस औरत को देखते ही चौंकी और उठ खड़ी हुई। भूतनाथ,
इसी के मारे मेरी जिंदगी जवाल हो रही है। मगर तुम उसे देखकर चौंकी क्यों? क्या इस औरत को पहचानती हो? कमलिनी, हाँ, मैं इसे पहचानती हूं। ये वो काली नागिन है कि जिसके डसने का मंत्र ही नहीं। जिसे इसने काटा वो पानी तक नहीं मांगता। तुमने इसके साथ दुश्मनी की सो अच्छा नहीं किया। भूतनाथ, मैंने जानबूझकर इसके साथ दुश्मनी नहीं की। तुम खुद जानती हो कि मैं इसके काबू में हूं। किसी तरह इसका हुक्म टाल नहीं सकता। मगर कल इसने जो कुछ काम करने के लिए मुझे कहा वो मैं किसी तरह नहीं कर सकता था, और इनकार की भी हिम्मत न थी। लाचार इसी खंजर की मदद से गिरफ्तार कर लाया हूं। अब कोई ऐसी तरकीब निकालो जिसमें जान बचे और मैं बीरेंद्र सिंह को मुंह दिखाने लायक हो जाऊं। कमलनी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि तुम इसके कब्जे में क्यों कर फंसे हो। ना तुमने इसके बारे में कभी मुझसे कुछ कहा ही। भूतनाथ, बेशक मैं इसका हाल तुमसे कह चुका हूं, और ये भी कह चुका हूं कि इसी की बदौलत मुझे मरना पड़ा। बल्कि तुमने वादा किया था कि इसके हाथ से तुम्हें छुट्टी दिला दूंगी। कमलनी, हाँ, वो बात मुझे याद है, मगर तुमने तो श्यामा का नाम लिया था। भूतनाथ, ठीक है, वो यही श्यामा है। कमलिनी हंसकर, इसका नाम श्यामा नहीं मनोरमा है। मैं इसकी 7 पुश्तों को जानती हूं। बेशक इसने अपने नाम में भी तुमको धोखा दिया। खैर, अब मालूम हुआ कि तुम्हें इसी ने सता रखा है। तुम्हारे हाथ की लिखी हुई दस्तावेज इसी के कब्जे में है, और इस सबब से तुम इसे जान से मार भी नहीं सकते। इसने मुझे भी कई दफे धोखा देना चाहा था, मगर मैं कब इसके पंजे में आने वाली हूं। हाँ, ये तो कहो कि इसने क्या काम करने के लिए कहा था। भूतनाथ, इसने कहा था कि तू कमलिनी का सिर काट कर मेरे पास ले आ। ये काम तुझसे बखूबी हो सकेगा, क्योंकि वो तुझ पर विश्वास करती है। कमलिनी, कुछ देर सोचकर, खैर, कोई हर्ज नहीं। पहले तो मुझे इसकी कोई विशेष फिक्र न थी, परंतु अब इसके साथ चाल चले बिना काम नहीं निकलता। देखो तो मैं इसे कैसा दुरुस्त करती हूं, और तुम्हारे कागजात भी इसके कब्जे से कैसे निकालती हूं। भूतनाथ, मगर इस काम में देर न करना चाहिए। कमलनी, नहीं नहीं, देर न होगी, क्योंकि कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए भी मुझे इसी के मकान पर जाना पड़ेगा। बस दोनों काम एक साथ ही निकल जाएंगे। भूतनाथ, अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए? कमलिनी, हाथ का इशारा करके, तुम इस झाड़ी में छिप रहो। मैं इसे होश में लाकर कुछ बातचीत करूंगी। आज ये मुझे किसी तरह नहीं पहचान सकती। भूतनाथ झाड़ी के अंदर छिप रहा। कमलिनी ने अपने बटुए में से लखलखे की डिबिया निकाली और सुंघाकर उस औरत को होश में लाई। मनोरमा जब होश में आई, उसने अपने सामने एक भयानक रूप वाली औरत को देखा। वो घबरा कर उठ बैठी और बोली, तुम कौन हो, और मैं यहां क्यों कर आई? कमलिनी, मैं जंगल की रहने वाली भिल्लिनी हूं। तुम्हें एक लंबे कद का आदमी पीठ पर लादे लिए जाता था। मैं इस पहाड़ी के नीचे सुअर का शिकार कर रही थी। जब वो मेरे पास पहुंचा, मैंने उसे ललकारा और पूछा कि पीठ पर क्या लादे लिए जाता है। जब उसने कुछ न बताया तो लाचार नेजा दिखाकर इसी जहरीले नेजे से उसे जख्मी किया। जब वो बेहोश होकर गिर पड़ा, तब मैंने गठरी खोली। जब तुम्हारी सूरत नजर आई तो हाल जानने की इच्छा हुई। लाचार इस जगह उठा लाई और होश में लाने का उद्योग करने लगी। अब तुम ही बताओ कि वो आदमी कौन था और तुम्हें इस तरह क्यों लिए जाता था। मनोरमा, मैं अपना हाल तुमसे जरूर कहूंगी, मगर पहले ये बताओ कि वो आदमी तुम्हारे इस जहरीली नेजे के असर से मर गया या जीता है। कमलिनी, वो मर गया और मेरे साथी लोग उसे जला देने के लिए ले गए। मनोरमा ऊंची सांस लेकर, अफसोस, यद्यपि उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तथापि उसकी मोहब्बत मेरे दिल से किसी तरह नहीं जा सकती, क्योंकि वो मेरा प्यारा पति था। अफसोस अफसोस, तुमने उसके हाथ से मुझे व्यर्थ छुड़ाया। पाठक, झाड़ी के अंदर छिपा हुआ भूतनाथ भी मनोरमा की बातें सुन रहा था। मनोरमा ने जो कुछ कमलिनी से कहा, नामालूम उसमें क्या तासीर थी कि सुनने के साथ ही भूतनाथ का कलेजा कांपने लगा और उसे चक्कर सा आ गया। बहुत मुश्किल से उसने अपने को संभाला और कान लगाकर फिर दोनों की बातें सुनने लगा। कमलिनी कुछ सोचकर, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने जो कुछ कहा वो सच है? मनोरमा, पहले ये सोचो कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। कमलिनी, इसके कई सबब हो सकते हैं। सबसे भारी सबब यह है कि तुम्हारा भेद एक गैर के सामने खुल जाएगा, जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं।
मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि जो आदमी तुम्हें इतना कष्ट दे और बेहोश करके गठरी में बांधकर कहीं ले जाने का इरादा रखे, उसे तुम प्यार करो और अपना पति कहकर संबोधित करो। मनोरमा: नहीं नहीं, यह तो शक की कोई दवा नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य कहूंगी कि उस आदमी के बारे में मैंने जो कुछ कहा वो सच है। कमलिनी: खैर, ऐसा ही होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो आदमी तुम्हारा पति हो अथवा नहीं। अब तो वो मर चुका, किसी तरह जी नहीं सकता। लेकिन ये बताओ कि अब तुम क्या करना चाहती हो और कहाँ जाने की इच्छा रखती हो। मनोरमा: मुझे गयाजी का रास्ता बता दो। मेरे माँ बाप उसी शहर में रहते हैं, अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। कमलिनी: अच्छा, पहाड़ी के नीचे चलो, मैं तुम्हें गयाजी का रास्ता बता देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गई। मनोरमा: मेरा नाम इमामन है। कमलिनी जोर से हंसकर: क्या ठगने के लिए मैं ही थी? मनोरमा चौंक कर और कमलिनी को सिर से पैर तक खूब अच्छी तरह देखकर: मुझे तुम पर शक होता है। कमलिनी: ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर शक होने ही से क्या हो सकता है? आज तक तुमने मुझे कभी नहीं देखा और ना फिर देखोगी। मनोरमा: तब मैं अवश्य ही कह सकती हूं कि तुम कमलिनी हो। कमलिनी: नहीं नहीं, मैं कमलिनी नहीं हो सकती। हाँ, कमलिनी को पहचानती जरूर हूं, क्योंकि वो बीरेंद्र सिंह और उनके खानदान की दोस्त है, इसलिए मेरी दुश्मन। मनोरमा: अब मैं तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं कर सकती। कमलिनी: तो इसमें मेरा कोई भी हर्ज नहीं। आहट पाकर और दाहिनी तरफ देखकर: लो देखो, अब तो मैं सच्ची हुई। वो कमलिनी आ रही है। संयोग से उसी समय तारा भी आ पहुंची, जो कमलिनी की सूरत में उसके कहे मुताबिक सब काम किया करती थी। कमलिनी ने गुप्त रीति से तारा को कुछ इशारा किया, जिससे वो कमलिनी का मतलब समझ गई। कमलिनी रूपी तारा लपक कर उन दोनों के पास पहुंची और कमर से खंजर निकालकर और उसे चमका कर बोली: इस समय तुम दोनों भले मौके पर मुझे मिल गई हो। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। अब मैं तुम दोनों से बिना बदला लिए टलने वाली नहीं। तारा की ये बात सुन कमलिनी जानबूझकर कांपने लगी। मालूम होता था कि वो डर से कांप रही है। मनोरमा भी एकाएक कमलिनी को मौजूद देखकर घबरा गई। इसके अतिरिक्त उस चमकते हुए खंजर को देखकर उसे विश्वास हो गया कि अब किसी तरह जान नहीं बचती, क्योंकि इसी तरह का खंजर भूतनाथ के हाथ में वो देख चुकी थी और उसके प्रबल प्रताप का नमूना उसे मालूम हो चुका था। साथ ही उसे इस बात का भी विश्वास हो गया कि राक्षसी यानी कमलिनी, जिसने उसे भूतनाथ के हाथ से छुड़ाया, सच्ची और उसकी खैर ख्वाह है। कमलिनी ने तारा को फिर इशारा किया, जिसे मनोरमा ने नहीं जाना, पर तारा ने वो खंजर मनोरमा के बदन से लगा दिया और बात की बात में बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। झाड़ी में छिपा हुआ भूतनाथ भी निकल आया और कमलिनी से बोला: जो हो, मगर मेरा काम कुछ भी ना हुआ। कमलिनी: इसमें कोई शक नहीं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, परंतु कभी कभी तुम्हारी अक्ल भी हवा खाने चली जाती है। तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारा काम पूरा पूरा हो गया। यकायक तारा के पहुंच जाने से मालूम हुआ कि तुम्हारी किस्मत तेज है, नहीं तो मुझे बहुत कुछ बखेड़ा करना पड़ता। भूतनाथ: सो क्या, मुझे साफ समझा दो तो जी ठिकाने हो। कमलिनी: मेरे पास बैठ जाओ, मैं अच्छी तरह समझा देती हूं। तारा की तरफ देखकर: कहो, तुम्हारा आना क्यों कर हुआ? तारा: मुझे एक ऐसा काम आ पड़ा कि बिना तुमसे मिले कठिनता दूर होने की आशा न रही। लाचार झंडी टेढ़ी करके तुमसे मिलने की उम्मीद में यहां आई थी। कमलिनी: अच्छा हुआ कि तुम आई, इस समय तुम्हारे आने से बड़ा ही काम चला। अच्छा, बैठ जाओ और जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो। इसके बाद कमलिनी, तारा और भूतनाथ में देर तक बातचीत होती रही, जिसे यहां पर लिखना हम मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ करना विचारा है वो आगे के बयान में स्वयं खुल जाएगा। जब बातचीत से छुट्टी मिली तो मनोरमा को उठा तीनों आदमी पहाड़ी के नीचे उतरे। मनोरमा एक पेड़ के साथ बांध दी गई। इस काम से छुट्टी पाकर तारा और भूतनाथ वहां से अलग हो गए और किसी झाड़ी में छिपकर दूर से इन दोनों को देखते रहे। थोड़ी ही देर बाद मनोरमा होश में आई और अपने को बेबस पाकर चारों तरफ देखने लगी। पास ही में पेड़ से बंधी हुई कमलिनी पर भी उसकी निगाह पड़ी और वो अफसोस के साथ कमलिनी की तरफ देखकर बोली: मेरी भूल थी जो तुम पर शक करती थी। कमलिनी: खैर, इस समय तो तुम्हारे ही सबब से मुझे भी कष्ट भोगना पड़ा। मनोरमा: इसमें कोई संदेह नहीं। कमलिनी: तुम्हारा छूटना तो मुश्किल है, मगर मैं किसी न किसी तरह धोखा देकर छूट ही जाऊंगी और तब कमलिनी से समझूंगी। अब बिना उसकी जान लिए मुझे चैन कहाँ।
मनोरमा, तुम्हारी भी तो वो दुश्मन है, फिर तुम्हें क्यों कर छोड़ देगी? कमलनी, मेरी उसकी दुश्मनी भीतर ही भीतर की है। इसके अतिरिक्त एक और सबब ऐसा है कि जिससे मैं अवश्य छूट जाऊंगी, तब तुम्हारे छुड़ाने का भी उद्योग करूंगी। मनोरमा, वो कौन सा सबब है? कमलनी, सो मैं अभी नहीं कह सकती। तुम्हें वो स्वयं मालूम हो जाएगा, चारों तरफ देखकर। ना मालूम वो कमबख्त कहाँ गई। मनोरमा, क्या तुम्हें भी नहीं मालूम? कमलनी, नहीं, मुझे जब होश आया मैंने अपने को इसी तरह बेबस पाया। मनोरमा, खैर कहीं भी हो आवेगी। हाँ, तुम्हें यदि अपने छूटने की उम्मीद है तो कब तक? कमलनी, उसके आने पर दो चार बातें करने से ही मुझे छुट्टी मिल जाएगी और मैं तुम्हें भी अवश्य छुड़ाऊंगी। हाँ, अकेली होने के कारण विलंब जो कुछ हो, यदि तुम्हारा कोई मददगार हो तो बताओ, ताकि छुट्टी मिलने पर मैं तुम्हारे हाल की उसे खबर दूं। मनोरमा, कुछ सोचकर, यदि कष्ट उठाकर तुम मेरे घर तक जाओ और मेरी सखी को मेरा हाल कह सको तो वो सहज ही में मुझे छुड़ा लेगी। कमलनी, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मैं अवश्य छूट जाऊंगी। तुम अपने घर का पता और अपनी सखी का नाम बताओ। मैं जरूर उससे मिलकर तुम्हारा हाल कहूंगी और स्वयं भी जहां तक हो सकेगा तुम्हें छुड़ाने के लिए उसका साथ दूंगी। मनोरमा, यदि ऐसा करो तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। जब उसके कान तक मेरा हाल पहुंच जाएगा तो तुम्हारी मदद की आवश्यकता न रहेगी। कमलनी, खैर अब पता और नाम बताने में विलंब न करो। कहीं ऐसा ना हो कि कमलिनी आ जाए, तब कुछ ना हो सकेगा। मनोरमा, हाँ ठीक है। काशी जी में त्रिलोचनेश्वर महादेव के पास लाल रंग का मकान एक छोटे से बाग के अंदर है। मछली के निशान की स्याह रंग की झंडी दूर से ही दिखाई पड़ेगी। मेरी सखी का नाम नागर है, समझ गई? कमलनी, मैं खूब समझ गई, मगर उसे मेरी बात का विश्वास कैसे होगा? मनोरमा, इसमें विश्वास की कोई जरूरत नहीं। वो मुझ पर आफत आने का हाल सुनते ही बेचैन हो जाएगी और किसी तरह न रुकेगी। कमलनी, तथापि मुझे हर तरह से दुरुस्त रहना चाहिए। शायद वो समझे कि ये मुझे धोखा देने आई है और चाहती है कि मैं घर के बाहर जाऊं तो कोई मतलब निकाले। मनोरमा, कुछ सोचकर, हाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक परिचय बताती हूं। जब वो बात उसके कान में कहोगी तब वो तुम्हारा पूरा विश्वास कर लेगी, परंतु उस परिचय को बड़ी होशियारी से अपने दिल में रखना। खबरदार, दूसरा न जानने पावे, नहीं तो मुश्किल होगी और मेरी जान किसी तरह न बचेगी। कमलनी, तुम विश्वास रखो कि वो शब्द सिवाय एक दफे के जब मैं तुम्हारी सखी के कान में कहूंगी, दूसरी दफे मेरे मुंह से न निकलेगा। इधर उधर देखकर जल्दी कहो, अब देर न करो। मनोरमा, कमलिनी की तरफ झुककर धीरे से विकट शब्द कहना, बस संदेह न करेगी और तुम्हें मेरा विश्वास पात्र समझेगी। कमलिनी, ठीक है, अब जहां तक जल्द हो सकेगा मैं तुम्हारी सखी के पास पहुंचूंगी और अपना मतलब निकालूंगी। मनोरमा, पहले तो मुझे ये देखना है कि कमलनी तुम्हें क्यों कर छोड़ती है। जब तुम छूट जाओगी तब कहीं जाकर मुझे अपने छूटने की कुछ उम्मीद होगी। कमलनी, हंसकर, मैं उतनी ही देर में छूट जाऊंगी जितनी देर में तुम 1 से लेकर 99 तक गिन सको। इतना कहकर कमलिनी ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही तारा और भूतनाथ, जो वहां से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी के अंदर छिपे हुए थे, कमलिनी के पास पहुंचे। कमलिनी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे छोड़ दो। भूतनाथ ने कमलिनी को जो पेड़ से बंधी हुई थी खोल दिया। कमलिनी उठकर मनोरमा के पास आई और बोली, क्यों, मैं अपने कहे मुताबिक छूट गई या नहीं? कमलिनी की चालाकी के साथ ही भूतनाथ की सूरत देखकर मनोरमा सन्न हो गई और ताज्जुब के साथ उन तीनों की तरफ देखने लगी। इस समय भूतनाथ के चेहरे पर उदासी के बदले खुशी की निशानी पाई जाती थी। भूतनाथ ने हंसकर मनोरमा की तरफ देखा और कहा, क्या अब भी भूतनाथ तेरे कब्जे में है? अगर हो तो कह, इस समय कमलिनी का सिर काट कर तेरे आगे रख दूं, क्योंकि वो यहां मौजूद है। मनोरमा ने क्रोध के मारे दांत पीसे और सिर नीचा कर लिया। थोड़ी देर बाद बोली, अफसोस में धोखा खा गई। कमलिनी, तारा से, अब समय नष्ट करना ठीक नहीं। इस हरामजादी को तुम ले जाओ और लोहे वाले तहखाने में बंद करो, फिर देखा जाएगा। अपने हाथ का नेजा देकर इस नेजे को अपने पास रखो और वो खंजर मुझे दे दो। अब नेजे के बदले खंजर रखना ही उत्तम समझती हूं। यद्यपि एक खंजर मेरे पास है, परंतु वो कुंवर इंद्रजीत सिंह के लिए है। तारा, मैं भी यही कहना चाहती थी, क्योंकि खंजर और नेजे में
गुण तो एक ही है, फिर बोझ लेकर घूमने से क्या फायदा। ये लो खंजर अपने पास रखो। कमलिनी भूतनाथ से, तुम भी तारा के साथ जाओ और इस हरामजादी को हमारे घर पहुंचाकर बहुत जल्द लौट जाओ। तब तक मैं इसी जगह रहूंगी और तुम्हारे आते ही तुम्हें साथ लेकर काशी जी जाऊंगी। पहले तुम्हारा काम करके कुंवर इंद्रजीत सिंह से मिलूंगी और माया रानी की मंडली को, जिसने दुनिया में अंधेर मचा रखा है, जहन्नुम में भेजूंगी। भूतनाथ सिर झुकाकर, जो हुक्म। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 6वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।